हेलो ऑल। आज हम लोग इकोनॉमी के कुछ टर्म्स देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। एक पार्ट 1 इसका मैं बना चुका हूँ। उसमें हम लोग ने 15 टर्म्स कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट 15 टर्म्स और कवर करेंगे इकोनॉमी के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टर्म है ट्यूलिप मैनिया। अभी ट्यूलिप मैनिया क्या है? ये 1637 के आसपास डच में क्या हुआ था, जो ट्यूलिप का फ्लावर होता है, ट्यूलिप फ्लावर, उसके जो बल्ब होते हैं, लाइक जो फिलामेंट वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे कि अगर ड्रॉ करें तो इसके अंदर ये जो फिलामेंट होता है ना, उसको बल्ब बोलते हैं। तो उसकी बल्ब की प्राइसेस बहुत हाई चले गए थे। क्यों हाई चले गए थे? क्योंकि जो ट्यूलिप का प्लांट होता था ये बहुत ही सेंसिटिव होता था, लाइक इसको ग्रो करने में 10 ईयर्स लग जाते थे, और एक बार निकलने के बाद, ग्रो होने के बाद इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी। तो ये सिर्फ रिच ही अफोर्ड कर सकते थे, माली वगैरह लगाते थे इसको, है ना। टेक्नोलॉजी इसके लिए भी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इसको लोग एज अ स्टेटस देखने लगे थे ट्यूलिप को। तो इसकी वजह से एक लग्जरी आइटम बन गया था एंड इसके प्राइसेस बहुत हाई जाने लगे थे। बोलते हैं कि ऑल टाइम हाई पे इसकी जो प्राइसेस थी वो 10,000 गिल्डर्स हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट बराबर हो गई थी एक मेंशन के कॉस्ट के। उस टाइम पे जो कॉस्ट होती थी एक मेंशन की, उसके बराबर होने लगे थे ट्यूलिप के प्राइसेस। तो इसी वजह से एक ही मार्केट बबल टाइप की चीज़ बनी। जैसे बबल क्या होता है, ऐसे होता है, अगर उसको और बढ़ाते जाओ तो एक टाइम पे आके इतना बड़ा हो जाएगा कि बस्ट हो जाएगा वो। तो वही चीज़ हुई थी, इसके प्राइस इतने हाई गए कि लोगों ने इसको क्रेडिट पे लेना स्टार्ट कर दिया, लोन लेके इसको स्टार्ट कर दिया लेना। एंड इससे क्या हुआ, जो मिडिल क्लास जो ये इसको ग्रो कर रहे थे उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब लोग इसको लेना बंद कर दिए, बिकॉज जो लोग क्रेडिट पे ले रहे थे उन्होंने मना कर दिया इसको लेने से, कि अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतने ज़्यादा प्राइस हाई हो गए थे। तो एकदम से इसकी प्राइस हाई जाके क्रैश कर गई। उसी को हम लोग मार्केट बबल बस्ट बोलते हैं। तो अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसका रिसेंट कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? क्रिप्टो करेंसी से। इसमें भी यही चीज़ हो रही है कि प्राइस एकदम हाई जा रहे हैं एंड एक टाइम आता है कि बिल्कुल क्रैश हो जाता है। जैसे 2022 में नवंबर में हुआ था, ऑल टाइम हाई जाके क्रैश हो गया मार्केट। अब धीरे धीरे फिर से रिकवर कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट, संक कॉस्ट डिलेमा। ये क्या होता है? दिस इज इमोशनल डिफिकल्टी ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसीड और टू स्टॉप। मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है, सपोज कि कोई प्रोजेक्ट है, वो 40% कंप्लीट हो चुका है, बट वो डिज़ायर्ड रिजल्ट अभी तक दे नहीं रहा है 40% कंप्लीट होने के बाद भी। तो इसमें टाइम भी इन्वेस्ट हो चुका है, रिसोर्सेज भी, मनी भी। अब इस पॉइंट पे आके आपको एक डिलेमा है, इमोशनल डिलेमा, कि या तो इसको स्टार्ट रखें या तो इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट डिलेमा। रीड कर लेते हैं एक बार। इमोशनल डिफिकल्टी ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसीड with or abandon a project when time and money have already been spent but the desired results have not been achieved। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं स्टीपल थीसिस। अब स्टीपल थीसिस क्या होती है? जो स्टेपल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेपल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल कमोडिटीज़, जैसे कि जो मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उन्हीं को स्टेपल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ऑयल हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये स्टेपल थीसिस क्या बोलती है कि अगर स्टेपल प्रोडक्ट्स का जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा एक्सपोर्टिंग कंट्री का। मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी इन कंट्रीज़ में। बस सिंपल सी बात है, इसमें यही बोला है कि स्टेपल प्रोडक्ट्स जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होती है? इस बार जैसे बीटा वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट के टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो उसी में ये शॉर्टिंग आता है। अब शॉर्टिंग क्या होता है? जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने पुट ऑप्शन में देखा था। पुट ऑप्शन में क्या हम लोग ने किया था? जो पुट ऑप्शन में प्रोसेस फॉलो होता है उसी को बोलते हैं शॉर्टिंग। अब ये होता है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये एक किसी कंपनी XYZ का चार्ट है, इसका प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा रिकवर किया, फिर नीचे आया, इस टाइप से इसका प्राइस चल रहा है। तो सपोज हमने यहाँ पे इसको पहले सेल कर दिया 40 यूरोज़ में, ठीक है। और जब इसका प्राइस नीचे गया, जब 35 आ गया, तब मैंने इसको बाय कर लिया। तो क्या हुआ, 40 में सेल किया एंड 35 में बाय कर लिया, तो हमारा 5 यूरो का प्रॉफिट हो गया। और मान लो हमने अगर 100 शेयर्स इसके लिए होंगे, मतलब 100 शेयर्स यहाँ पे हमने सेल किए होंगे एंड 100 शेयर यहाँ पे बाय कर लिए, तो हमारा प्रॉफिट 500 यूरो का हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग, मतलब पहले सेल करो देन लास्ट में बाय करो। ओके, अब इसी का ऑपोजिट होता है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग में क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। जैसे प्राइस अगर ऊपर जा रहा होगा तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे एंड देन यहाँ पे सेल कर देंगे। सपोज यहाँ पे 90 रुपीज़ में बाय किया एंड यहाँ पे 100 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो इन दोनों का बिग डिफरेंस 10 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को लॉन्ग बोलते हैं। ऐसे ऑप्शन में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, कॉल एंड शॉर्टिंग में पुट। चल नेक्स्ट देखते हैं सिग्न्योरेज क्या होता है।
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, मतलब सपोज कॉइन्स है, उसकी जो वैल्यू है वो सपोज हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, एंड उसको बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लग रही है 10 रुपीज़। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे 90 आएगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा सिग्न्योरेज। ठीक, तो इसमें बस यही याद रखना है, वैल्यू ऑफ मनी माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड सिग्न्योरेज। नेक्स्ट देखते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा आप पर्सनल सेविंग्स इंक्रीज़ करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा आप सेविंग्स करोगे उससे क्या होगा, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे तो डिमांड कम करोगे, अब अगर डिमांड कम करोगे तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम होगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, और अगर ग्रोथ कम हो गई तो उससे क्या होगा, कंपनीज़ के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट कम हो गए तो वो आपको इनकम कम देना कम पसंद करेगी, है ना। मतलब कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए तो वो आपकी इनकम को भी थोड़ा रिड्यूस कर सकती है, और अगर इनकम रिड्यूस कर दी आपकी तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा कि आपकी सेविंग्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। जितनी कम इनकम उतनी कम सेविंग्स। ओके, तो यही होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आपने स्टार्ट किससे किया था, सेविंग्स बढ़ाने से। आप चाह रहे थे कि हम अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, बट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपकी सेविंग्स कम होने लगी इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नेक्स्ट गिफन एंड वेबलेन गुड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। गिफन गुड्स वो होते हैं, ये नॉन लग्जरी आइटम्स होते हैं, एंड एसेंशियल गुड्स होते हैं लाइक राइस, पोटैटो एंड व्हीट। और वेबलेन गुड्स क्या होते हैं, ये लग्जरी आइटम्स होते हैं लाइक आईफोन, कार एक्सेट्रा। अब ये जो गिफन गुड्स होते हैं इनकी प्राइस डिमांड पे प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनकी प्राइस पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कोई कार अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है तो वो लोग कंपनी उसके प्राइस बढ़ा देगी। आईफोन और कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो उसके प्राइस वो बढ़ा देंगे। तो ये पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है एंड ये डिमांड पे। तो ये बस टर्म्स याद होने चाहिए किससे रिलेटेड है। ओके, गिफन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होते हैं, ये दिस इज कॉस्ट टू सोसाइटी ड्यू टू ए मार्केट इनएफिशिएंसी। मतलब सोसाइटी को जो कॉस्ट चुकानी पड़ती है किसकी वजह से, मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से। मतलब क्या, कैसे, जैसे कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसके बेनिफिट से। उस गुड्स से जितना प्रॉफिट होगा, मतलब जितना बेनिफिट होगा सोसाइटी को, उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट है। तो दिस इज़ डेड वेट लॉस। या तो एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने से बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, बट उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो डेड वेट लॉस। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई कि अगर प्रॉफिट, अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट कम है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है एंड बेनिफिट कम है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो दिस इज़ डेड वेट लॉस। ये सप्लाई एंड डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से होता है। सप्लाई एंड डिमांड जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं तब कॉज होता है डेड वेट लॉस। अब सेटेरियस पैरिबस, ये बस टर्म इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई दो वेरिएबल है ना, दो नहीं, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो अगर एक को फिक्स कर दो फिर बाकियों का आपस में रिलेशन देखो, तो उसी चीज़ को फिक्स करने को बोलते हैं सेटेरियस पैरिबस। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, अ शॉर्ट हैंड इंडिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन अनदर प्रोवाइडेड ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन द सेम। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बाकी सारे वेरिएबल्स हम लोग कांस्टेंट कर दें, सेम कर दें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैचअप इफेक्ट। कैचअप इफेक्ट बोलता है कि जो पर कैपिटा इनकम होती है इकोनॉमीज़ की, वो अल्टीमेटली कन्वर्ज करती है। मतलब सपोज कंट्री ए है एंड कंट्री बी है। ओके, तो कंट्री, सपोज इस चार्ट में देखते हैं, ये कंट्री ए है एंड ये कंट्री बी है। कंट्री बी एडवांस्ड कंट्री है, कंट्री ए इमर्जिंग है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है। तो ये बोलता है कि एक टाइम पर आके इनकी जो पर कैपिटा इनकम होगी दोनों कंट्रीज़ की, वो सेम हो जाएगी, मतलब कन्वर्ज कर जाएगी। वो कैसे, क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होगी वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी, एंड जो एडवांस्ड इकोनॉमी होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्टैगनेंट हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा तेज़ चलेगी एंड कोई चीज़ अगर स्लो चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड में अगर देखेंगे तो कुछ टाइम बाद इसको बराबर हो जाएगी, इसको इसके एडवांस्ड कंट्री के। तो यही होता है कैचअप इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, वैसे तो क्या होता है कि प्राइसेस हाई हो जाते हैं, बट कंपनीज क्या करती हैं, प्राइस बढ़ाने की जगह जो प्रोडक्ट का साइज़ होता है वो कम कर देती हैं, क्वांटिटी कम कर देती हैं। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल देखते हैं, कोई प्रोडक्ट है, ये मिल्क है 500 ml का, पहले $10 का था, बट जब इन्फ्लेशन होगा तो उसकी डिक्रीज कर देंगे क्वांटिटी एंड 400 ml कर देंगे एंड प्राइस उतना ही रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक इन्फ्लेशन, साइज़ या फिर क्वांटिटी रिड्यूस कर देना और प्राइस को सेम रखना। नेक्स्ट देखते हैं डच डिजीज़। डच डिजीज़ क्या होती है
कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दैट कैन अराइज फ्रॉम अ स्पाइक इन द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी। मतलब अगर नेशंस की करेंसी ऊपर जाएगी, राइज करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसकी वजह से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको डच डिजीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉइल रेट। सॉइल रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है कि मतलब जब करेंसी नोट्स इस सिचुएशन में होते हैं कि अब उनको और यूज़ नहीं किया जा सकता है, मतलब फट जाते हैं, जल जाते हैं, कट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम पर जिस रेट पर आरबीआई नोट को वापस लेती है उस रेट को हम लोग सॉइल रेट बोलते हैं। ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। रेट एट विच करेंसी नोट्स आर रिटर्न टू आरबीआई व्हेन दे आर टू डैमेज्ड टू यूज़। अच्छा, जो स्मॉल डिनोमिनेशन होते हैं, लाइक जो 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट है ना, इनकी सॉइल रेट 33% होती है, मतलब इनको 33% वैल्यू पे आरबीआई वापस ले लेती है। बट जो बड़े नोट होते हैं लाइक 500, उनकी कम होती है, 22%। जैसे पहले चलता था 1000 का, है ना, उसकी और भी कम होती थी, सिर्फ 11% होती थी सॉइल रेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विक्स। अभी विक्स क्या है? विक्स का फुल फॉर्म होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये क्या चीज़ है? ये भी वही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, बीटा की तरह, ठीक है। तो ये निफ्टी इंडेक्स पे बेस्ड होती है, पहले तो ये समझना है। अब ये शो क्या करता है? ये वॉलेटिलिटी को शो करता है। मतलब निफ्टी एक इंडेक्स है, इसका ही प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होगा, बट उसमें कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है ना। तो उस फ्लक्चुएशन को कौन मेज़र करता है? ये विक्स मेज़र करता है। सपोज़ ये चार्ट हम लोगों में देखते हैं, तो जैसे इसकी वैल्यू कम है, सपोज़ ये 20 एंड 30 के बीच में थी, इसका मतलब है कि अभी फ्लक्चुएशन कम है। बट जैसे ये हाई जाएगी, सपोज़ यहाँ पे 80 हो गई है, तो हाई जाने का मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुए होंगे, किसमें? निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी के फ्लक्चुएशंस को मेज़र करता है कौन? वोलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट थीटा डिके देखते हैं। ये भी जैसे बीटा था वैसे ही थीटा, बहुत ज़्यादा चांसेस है न्यूज़ में आने को। अब इसमें क्या होता है? दिस इज़ द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। इसको ऐसे समझते हैं, ये ऑप्शंस में होता है, पहले तो ये याद रखो, इक्विटी में नहीं होता है, इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में होता है, पहले ये याद रखना है। अब मतलब क्या है इसका? सपोज कि दो दोस्त हैं, राम एंड श्याम। ये दोनों अगर मान लो एक कैफ़े में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये राम एंड श्याम आपस में बैट लगाते हैं। राम बोलता है कि सपोज अभी टाइम 12 PM हो रहा है ना, ये राम बोलता है कि 2 PM तक ये पूरा कैफ़े फिल हो जाएगा, ये बैट लगाता है राम। बट श्याम बोलता है कि नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 12 PM से 1 PM हो जाएगा। सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, है ना, मान लो 60% कैफ़े बढ़ गया, तो राम खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी बैट कंप्लीट हो जाएगी, उसको लग रहा है, और श्याम दुखी हो जाएगा। वही क्या होगा? मान लो 2 PM पे बैट लगी थी कि 2 PM पे हम लोग मेज़र करेंगे, बट 1:50 पे क्या हुआ कि जितने लोग थे वो भी बाहर चले गए कैफ़े से, तो एकदम से क्या होगा? राम दुखी हो जाएगा एंड श्याम खुश हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? मतलब टाइम के साथ डिके हो रही है वैल्यू राम के बैट की, है ना। तो यही होता है कि टाइम के साथ जो ऑप्शन की वैल्यू डिके होती है उसको बोलते हैं थीटा डिके। ऑप्शन की वैल्यू जो डिके होती है, डिके मतलब कम होती है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं थीटा डिके, ठीक है। अब जैसे इक्विटी में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इक्विटी में प्राइस फिक्स रहते हैं, जितना है उतना ही है। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि इक्विटी से डिराइव होते हैं प्राइसेस, इक्विटी से डिराइव होते हैं ऑप्शंस में, तो उनमें फ्लक्चुएशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बस ये टर्म याद रखना है, थीटा डिके क्या होता है? दिस इज रेट ऑफ डिक्लाइन इन द ऑप्शन और द वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ क्या डिक्लाइन हो रहा है, वो चीज़ होती है थीटा डिके, ठीक। तो ये हम लोग ने टोटल 15 टर्म्स पढ़ लिए हैं, एंड इन्वायरमेंट की भी सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा, तो देखते रहना। एंड गुड लक, अच्छे से रिवीजन करो, 10 ही दिन बचे हैं अब तो। चलो, थैंक यू।